हाँ जी। हेलो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, राजस्थान एसआई की तैयारी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सॉरी। तो आज अपने कई दिनों से एक बार फिर से यूट्यूब पर आए हैं और आज की क्लास है वो क्लास आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास के पीवाईक्यू के लिए है। पिछले जैसे स्कूल व्याख्याता का एग्जाम था उससे पहले मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए थे हिंदी साहित्य के, इतिहास के, आपको काव्य शास्त्र के, आपको व्याकरण के अलग अलग वीडियोस बना के आपके लिए प्रोवाइड करवाए थे। तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित हुए थे। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर वैसे ही हमारे सेकंड ग्रेड में भी पीवाईक्यूज बना दो। तो आज से अपने शुरू कर रहे हैं पीवाईक्यू सेकंड ग्रेड के लिए। तो सेकंड ग्रेड के लिए ये पीवाईक्यू है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काम आएंगे। ये पीवाईक्यूज ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएंगे और ये पीवाईक्यू जो हिंदी साहित्य के इतिहास के पीवाईक्यू ये नेट जेआरएफ में भी काम आएंगे। तो मैं व्याकरण की क्लास लगाऊंगा, वो सारे व्याकरण के पेपर के लिए काम आएगी। ये जो क्लास है ये क्लास आपके आरपीएससी में पूछे गए जो प्रश्न है उन प्रश्नों का आपने पूरा विश्लेषण करते हैं। आरपीएससी में पूछे गए जो प्रश्न है उन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो पहला ही प्रश्न है। अब देखो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह बताऊं कि कई तो ऐसे सोचते हैं कि सेकंड ग्रेड में तो इतिहास के 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ये जो पेपर है ये पेपर 22 दिसंबर 2022 को हुआ था। 22 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का। और उसमें अपने देखेंगे कि सिर्फ 10 प्रश्न ही नहीं पूछे गए, कम से कम 30 प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। इतिहास के 30 प्रश्न पूछे गए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, है ना। तो आप ऐसे मत सोचना कि 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो 30 प्रश्न के आसपास है, मैं आज आपको करवाऊंगा। इसमें पहला ही प्रश्न है वो प्रश्न है कि जो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न कभी आता है ना, अगर ऐसा प्रश्न कभी आता है तो अगर आपको एक उत्तर आ रहा है ना तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब जैसे आपका बंटी उपन्यास है, आपका बंटी उपन्यास बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी लगा करता है। मैं जहां पढ़ाता हूं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में, तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी ये लगता है, सिलेबस में लगता है, बीए के सेकंड ईयर के पार्ट में लगता है ये, है ना। तो अपने शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ये आपका बट्टी है, ये एक मिलान कर लो आप यहां, और ये है मन्नू भंडारी। अब कै में जहां 4 उत्तर होगा वो उत्तर सही हो जाएगा। अब देखो कै में 1, कै में 3, कै में 2 और कै में 4 देख लो, ये तो ये उत्तर होगा इसका, कै में 4। अब ख में क्या हो जाएगा, जैसे ख में 3 है तो ख में 3 मतलब ये जो अन्य से अनन्य है ये प्रभा खेतान का है। ये जो ग में 2 है अर्थात आवा है ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। और ये जो इदम नमम है, ये इदम नमम है ना, ये इदम नमम है, इदम नमम है, ये मैत्रेयी पुष्पा का इदम नमम, मैं से मैत्रेयी पुष्पा, मैं से इदम नमम, ऐसे याद कर सकते हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसमें जो रचनाएं कौन कौन सी है, आपका बंटी हो जाएगा मन्नू भंडारी की। आपका बंटी है ये मोहन राकेश के जीवन पर लिखी गई थी। ये जैसे है ना एक कहानी, ये भी उनकी आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। तो उसमें भी मैंने पढ़ा था कि जब ये आपका बंटी उपन्यास लिखती है उसके बाद में माफी मांगने के लिए मोहन राकेश जी के पास जाती है और सोचती है कि कहीं मोहन राकेश जी हमें डांट न लगा दे, गुस्सा न हो जाए। उल्टा वो तो मोहन राकेश जी है वो उनको अच्छा लगता है और कहते हैं कोई बात नहीं, साहित्यकार का काम क्या होता है, दुनिया में चल रही चीजों के बारे में उद्घाटन करना। तो वो है आपका बंटी उपन्यास। आपका बंटी उपन्यास किसका, मन्नू भंडारी का। अन्य से अनन्या है प्रभा खेतान का, आवा चित्रा मुदगल, और इदम नमम हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा का। तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला, ठीक है ना। इसमें उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला। अगला जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न ही है पिंगल। अब जैसे मैं क्या है कि साथ साथ में मैंने ये पेपर के साथ निशान मार रखे हैं कि भी इतिहास में से प्रश्न पूछे गए हैं। वो प्रश्न इतिहास के कौन कौन से नंबर के प्रश्न पूछे गए, इस वजह से आपको समय है वो आपका समय जाया नहीं होगा। सीधा जैसे दूसरा प्रश्न है इतिहास का। अब ये दूसरा प्रश्न भी अपने करते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि प्रारंभ में पिंगल बोली किस नाम से जानी जाती थी। अब ये जो पिंगल बोली है, ये पिंगल बोली तो ब्रज भाषा को कहा जाता था। जैसे अपने डिंगल और पिंगल जानते थे ना, तो डिंगल है तो डिंगल तो अब्रज प्लस है राजस्थानी, और पिंगल क्या होता था, अपभ्रंश प्लस में ब्रज होता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पिंगल भाषा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो
पिंगल नाम से किस बोली को जाना जाता था? तो ब्रज भाषा को जाना जाता है, ठीक है ना। पिंगल तो अपभ्रंश प्लस ब्रज, और डिंगल क्या हो जाएगा? अपभ्रंश प्लस है राजस्थानी, ठीक है ना। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस है मारवाड़ी भाषा, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। विश्व के श्रृंगार में अलंकार का मिश्रण, अलंकार का मिश्रण, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक याद कर लेना भाई। ये अभी स्कूल व्याख्याता में भी पूछी गई थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछी जाती है, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी रिपीट हो सकता है प्रश्न। विश्व के श्रृंगार में अलंकार का मिश्रण, कहने का तात्पर्य है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये तो है श्रृंगार काल, और अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है ना। अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो इसमें पूछा गया है श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। अगर मिश्र बंधु आता तो इसमें आपने कौन सा मानते? तो अलंकृत काल मानते, ठीक है ना, अलंकृत काल माना जाता। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? हाँ जी, तीसरे नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलंकृत काल, मिश्र बंधु। अगला है, देखो पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कविवृत्त संग्रह किसे कहा था? मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को कहा था शुक्ल जी ने। यहां पूछा गया है कि शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, ये कथन कौन कह सकते हैं? तो ये जो कथन है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो शुक्ल जी के प्रत्येक मत का खंडन करते हैं, लेकिन यहां तो शुक्ल जी की तारीफ भी हो रही है साथ साथ में। देखो देवनागरी लिपि से संबंधित है। अब देवनागरी लिपि है ना, ये देवनागरी लिपि कुटिल लिपि भी है, ठीक है। देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सी लिपि है? तो कुटिल लिपि। टेढ़ी ये अक्षर ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ये कुटिल लिपि होती है ना, कुटिल लिपि, ये कुटिल लिपि है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता है भाई, ठीक है। देवनागरी लिपि किससे संबंधित है? तो कुटिल लिपि से संबंधित है। अगला जो 6 के बाद में अगला प्रश्न है 14वां नंबर का प्रश्न। आपको सीधे सीधे प्रश्न पहुंचा रहा हूं ताकि क्या है कि आपका समय बर्बाद ना हो। अब देखो ये जो प्रश्न है, ये देखो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में भी अगर एक भी उत्तर आ रहा है ना आपको, तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या आ रहा है कि, और तो आपने नहीं पढ़ा, ममता कालिया उसका यौवन आपने पढ़ा होगा कहानी, ममता कालिया उसका यौवन। अब दय में 3 देख लो, दय में 3 सिर्फ यही आ रहा है, तो ए में क्या हो जाएगा? ए में 2 हो जाएगा। ढाई अखर प्रेम का मणिका मोहिनी, ठीक है। नासिरा शर्मा पत्थर गली, पत्थर गली इंपोर्टेंट है ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछी गई थी। पत्थर गली है ये नासिरा शर्मा की है। और चित्रा मुदगल की है अपनी वापसी। चित्रा मुदगल की कौन सी है? तो अपनी वापसी। अपनी वापसी कौन सी हो जाएगी? तो चित्रा मुदगल की हो जाएगी। और तो ये उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। दोबारा देख लो, मणिका मोहिनी ढाई अखर प्रेम का, नासिरा शर्मा पत्थर गली, चित्रा मुदगले अपनी वापसी, और ममता कालिया की हो जाएगी कहानी है वो उसका यौवन। बहुत प्रसिद्ध कहानी है भाई, ठीक है। ये युवाओं के प्रेम पर लिखने वाली लेखिका है जो ममता कालिया है वो। छठे के बाद 14वें के बाद में सीधा है अगला 19वां प्रश्न। अब 19वां प्रश्न देखते हैं अपने। ये देखो 19वां प्रश्न, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अब देखो वैसे तो श्रृंगार काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, लेकिन यहां देखो ये आ रहा है कि कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, तो कोई श्रृंगार काल कहे कह सकता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन तो शुक्ल जी का है अभी। ये कथन किसका है? तो ये कथन शुक्ल जी का है। याद रख लेना, ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। श्रृंगार काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 19वें के बाद में जो अगला प्रश्न है वो है 28वां प्रश्न। 19वें के बाद में अगला प्रश्न है वो है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखो, अब जैसे कामायनी के बारे में, तो ये जो कथन है ना, ये कथन आपके जो बीए के सिलेबस में पार्ट लगता है उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, उससे संबंधित आपका हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, तो 28वें में क्या कहा गया है? गलत विवरण है,
गलत विवरण है। पहला विवरण क्या है? द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है। अरे रे 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 रे, द्विवेदी युग में तो निबंध बहुत लिखे गए, तो ये तो यही गलत हो गया पहला ऑप्शन। चलो दूसरा देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, बिल्कुल सही बात है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी साहित्य का स्टील और एडिशन कहा जाता है। आपको ट्रिक बताई थी ना, भट्ट स्टील, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा जाता है, ये भी ट्रिक आपको बताई हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। ये बिल्कुल सही कथन है भैया, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1। ठीक है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, द्विवेदी युग में तो निबंध है वो बहुत ज्यादा लिखे गए थे। ठीक है, तो ये एक वाला उत्तर है, गलत हो जाएगा। 28 के बाद में अगला है 30वां प्रश्न। 28 के बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न तो देखो, गलत कथन है। चंदन बाला रास एक महाकाव्य है। आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास। कौन से कवि की रचना है? आसगु, जालोर के रहे हैं ये पहला ही गलत हो जाएगा। ये महाकाव्य नहीं है भैया, ये चंदन बाला रास है, ये महाकाव्य नहीं है। देखो, श्रावकाचार्य देवसेन आचार्य द्वारा लिखी गई, सही है। स्तुली भद्र सूरी के रचयिता जिन धर्म सूरी है, देख लो ये बिल्कुल सही है। मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना, ये भी सही है। सारे के सारे ऑप्शन आपको करवाए हुए पिछले वाले वीडियोस में। अगला देखो, भक्तमाल के रचयिता है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास है। कितने कवियों का जीवन परिचय मिलता है? 200 कवियों का परिचय मिलता है। 200 कवियों का जीवन परिचय मिलता है इसमें। भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन परिचय मिलता है? तो 200 कवियों का जीवन परिचय मिलता है, याद रख लेना। 200 कवियों का जीवन परिचय किसमें मिलता है? तो भक्तमाल में मिलता है। ये जो अगला प्रश्न है वो है रीतिकाल साहित्य के बारे में असत्य कथन है। पहला कथन देखो, मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। अरे मतीराम के काव्य में नहीं है, ये तो सेनापति के काव्य में है ऋतु वर्णन। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। गणानंद का प्रेम एकांकी है, बिल्कुल सही है। भूषण के काव्य में अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। देव है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें उत्तर नंबर 1 है वो, ये असंगत है। असत्य पूछा गया, असत्य ये वाला है। ठीक है, 1 नंबर वाला असत्य हो जाएगा। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, जो भी नए साथी वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दे मैं कि अपने इतिहास से संबंधित पीवाईक्यू करवा रहा हूं। पीवाईक्यू इतिहास के बाद में मैं आपको कुछ काव्य शास्त्र के, कुछ आपको बीए के पार्ट के और कुछ आपको व्याकरण के पीवाईक्यू करवा दूंगा। और थोड़े दिन बाद क्या है कि आपकी क्लास है वो रेगुलर चलती रहेगी अब तो। हाँ जी, आगे अपने पढ़ते हैं। आगे जाइसी 35वां प्रश्न देखो। ये 35वां प्रश्न अभी के अभी जो 23 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था ना स्कूल लेक्चरर का, उस एग्जाम में यही प्रश्न है। यही तो प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? अखरावट है। आखिरी कलाम में कयामत का जिक्र है और पद्मावत है, तो पद्मावत है वो, पद्मावत तो प्रेम काव्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। ठीक है ना, प्रेम पर आधारित सर्वश्रेष्ठ काव्य। तो देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अखरावट हो जाएगी, ये वाली अखरावट। ठीक है ना, ये अखरावट हो जाएगी। अगला देखो, सही विकल्प का चयन कीजिए। रघुवीर साय, धूमिल, लीलाधर जंगुड़ी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब आपने और तो नहीं सुना, धूमिल की रचना तो 2-3 सुनी होगी। ससद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये देखो, धूमिल की ससद से सड़क तक, ख में 3। देखो मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ऑप्शन कूट मिलान वाले प्रश्न होते हैं ना, वो इतने तो कठिन होते हैं। अगर एक भी ऑप्शन मिल जाए तो सबसे सरल होते हैं। तो ये देखो सबसे सरल है, ख में 3। इसमें देखो ख में 3 किस में आ रहा है? ये वाला ख में 3 आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। देखो क में 4। अब देखो रघुवीर साय, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पते कुछ, सॉरी पत्ते नहीं है ये, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, मतलब पता एड्रेस और कुछ चिट्ठियां। ठीक है, गय में 1 हो जाए। लीलाधर जंगुड़ी की बहुत प्रसिद्ध रचना है नाटक जारी है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है गर्म हवाएं, कुआनो नदी,
बांस का पुल, ये रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर नंबर इसमें हो जाएगा दो। 2 नंबर वाला उत्तर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर वाला उत्तर है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा कुआनो नदी, बांस का पुल, गर्म हवाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, अगली है भक्तिकालीन काव्य के, भक्तिकालीन काव्य कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है। अब गलत विवरण पूछा गया है, तो ये देखो गलत विवरण, इसमें अष्ट साहब के सभी कवि है, सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त। अरे कैसे हो सकते हैं भाई, सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कैसे हो सकते हैं, सूरदास तो सर्वश्रेष्ठ कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि, उसका प्रभाव सबके कवियों पर नहीं पड़ेगा तो जनता पर क्या पड़ेगा, तो यही उत्तर गलत हो जाएगा। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया, बिल्कुल सही है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया, बिल्कुल सही बात है। ये पुष्टि मार्ग यही है, विनय के पद के स्थान पर बाल लीला के पद लिखे गए थे। हाँ जी, इस काव्य की सामान्य प्रकृति है कि यह अधिकतर मुक्तक काव्य में लिखा गया, ये भी सही है। ठीक है, 38 नंबर तक के प्रश्न, जो 38 नंबर के प्रश्न है, यहां तक मैंने आपको किया है। बाकी के जो प्रश्न है वो मैं आपको अगली वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो भाई। ठीक है, हाँ जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। आपकी जो तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अभी ये जो समय चल रहा है ना, ये अगस्त का महीना, ये अगस्त का महीना आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में प्रश्न है सोल्व करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया, मैं टूरिया जदों ना दे नाम। जदों तेरे खंभा वाले राह तुरिया।